मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड पहले ही हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर वो देख लें क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही सेकेंड पार्ट देखें क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप जब देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप सेकेंड पार्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो आखिर आपको ये वीडियो फर्स्ट पार्ट मिलेगा कहाँ पे? आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो या फिर ऊपर एक आई बटन दिखाई दे रहा है, वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जाके वो भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि मैं पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया हूँ, जाके बच्चे वो भी सिलेबस चेक कर लो कि क्या क्या आने वाले हैं, क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, सारी चीज कवरअप हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। इस वजह से मैं सारी चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने बताया था मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि मैं चीज़ों को थ्योरेटिकली भी पढ़ाता हूँ, साथ में उसको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट को हम पढ़ते हैं तो उसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। जैसा कि आपको पता है, ये जो एरिया है ये है आपका अमेरिका। ठीक है, और ये जो एरिया है ये था सोवियत संघ का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये जो एरिया था ये अमेरिका का, ये है सोवियत संघ का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते थे क्यूबा। ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1961 में। ठीक है, अप्रैल का टाइम था, 1961 में अप्रैल का टाइम था। उस टाइम पे क्या है, देखिए ये हो गया अमेरिका, ये हो गया सोवियत संघ, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं सी से, यानी कि क्यूबा। अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा। अमेरिका जो था, अमेरिका में कौन सी विचारधारा चलती है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में? पूंजीवाद। सोवियत संघ में कौन सी विचारधारा चलती है? साम्यवाद। और यहाँ पे यानी कि क्यूबा में कौन सी विचारधारा चलती थी? साम्यवाद। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा। अमेरिका में क्या चलता था? पूंजीवाद। सोवियत संघ में क्या चलता था? साम्यवाद। और क्यूबा में क्या चलता था? साम्यवाद। अब हुआ यूं कि 1961 में, अच्छा एक चीज यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो नेता थे 1961 में वो थे जॉन ऑफ कैनेडी। ठीक है, जॉन ऑफ कैनेडी। यहाँ के जो नेता थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, और यहाँ के जो नेता थे वो थे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अमेरिका, सोवियत संघ, क्यूबा, यहाँ की विचारधारा पूंजीवाद, यहाँ की विचारधारा साम्यवाद, यहाँ की विचारधारा साम्यवाद। यहाँ पे जो नेता थे जॉन ऑफ कैनेडी, यहाँ पे थे निकिता क्रुश्चेव और यहाँ पे थे फिदेल कास्त्रो। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बात स्टार्ट होती है 1961 में, अप्रैल का टाइम था। उस टाइम पे सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, इनके माइंड में एक विचार आया कि ये जो क्यूबा है, क्यूबा तो एक द्वीपीय देश है जो कि किसके पास है? अमेरिका के तट के बगल में है। और यहाँ पे शासन किसका चल रहा है, यानी कि कौन सी विचारधारा है? साम्यवाद की विचारधारा है, यानी कि सोवियत संघ का कंट्रोल है इस पे। लेकिन इसको ये डर था, यानी कि सोवियत संघ को ये डर था, क्यूबा अमेरिका के बगल में है तो हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका इस पे कब्जा कर ले और इसको अपने अंडर में कर ले, यानी कि जो फिदेल कास्त्रो है इनको हटा दे। ये डर था किसको? निकिता क्रुश्चेव को। कब डर हुआ? 1961 में। ठीक है, अप्रैल का टाइम था। अब जब ये विचार निकिता क्रुश्चेव के माइंड में आया तो निकिता क्रुश्चेव ने डिसाइड ये किया कि हो ना हो अब एक काम करते हैं, इसको मैं सैनिक अड्डा बना देता हूँ, यानी कि क्यूबा को क्या बना देंगे? सैनिक अड्डा बना देंगे। इससे फायदा ये रहेगा, अमेरिका इस पे हमला भी नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ अगर अमेरिका कुछ उल्टे सीधे काम करता है, अगर आक्रमण करने का काम करता है तो हमारा तो यहाँ पे सैनिक अड्डा रहेगा ही, जब चाहे तब आक्रमण कर देंगे। तो ये इस डर की वजह से निकिता क्रुश्चेव ने इसको सैनिक अड्डा बनाना स्टार्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे क्या होता है देखिए। जब ये, अच्छा 1961 में अप्रैल का टाइम था, ये तो हो गया। अब 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने इसको सैनिक अड्डा बनाने के लिए जंगी बेड़े भेजने स्टार्ट कर दिए, यानी कि जो नाव होती है ना, नाव को भेजने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और जो समुद्रों के द्वारा, यानी कि नाव के मतलब नाव से समुद्रों के रास्ते यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए।
ये बात जॉन एफ कैनेडी को पता लगती है 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते बाद ये पता लगता है कि सोवियत संघ क्यूबा को सैनिक अड्डा में तब्दील करना चाहता है और इस वजह से वो जंगी भेड़ें भेजना स्टार्ट कर दिया है। जब 3 हफ्ते बाद इसको पता लगा तो अब अमेरिका में खलबली मच गई कि अगर ये सैनिक अड्डा बन गया तो जब चाहे तब आक्रमण करे, हमें तो दिक्कत हो जाएगी। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैनेडी ने इन जंगी भेड़ों को रोकने के लिए अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आप भी अपने जंगी भेड़े ले जाओ और जितने भी जंगी भेड़े आ रहे हैं सोवियत संघ के द्वारा उसको बीच में ही रोक दो ताकि वो क्यूबा पे ना पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ के जो जंगी भेड़े थे ये भी अपने जाने स्टार्ट हो गए। अब इधर से ये आ रहे हैं, इधर से ये आ रहे हैं। ये घटना थी 1962 में। अब देखिए ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन थी कि आप देख सकते हैं पूरा देश है और पूरे देश में ये जो बड़ी महाशक्तियां ये आपस में लड़ने को आ रही हैं। अगर ये आगे बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ रहे हैं तो लड़ाई होने के चांसेस बढ़ गए। अब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था तृतीय विश्व युद्ध होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा। लेकिन दोनों पक्षों ने ध्यान रखते हुए, ये नुकसान का ध्यान रखते हुए ये डिसाइड किया कि हम आक्रमण एक दूसरे पे नहीं करेंगे। और ये जो सिचुएशन था इस सिचुएशन को समझकर ये भी अपने जंगी भेड़े वापस कर लिए और ये भी अपने जंगी भेड़े वापस कर लिए। ये एक ऐसा सिचुएशन पैदा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु बोलते हैं। चरम बिंदु 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, चरम बिंदु किसको बोलते हैं? तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या है? क्यूबा मिसाइल संकट है। आई बात समझ? यही था क्यूबा मिसाइल संकट जो क्यूबा को लेके हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। आई बात समझ में? यही चीज है। अब थ्योरेटिकल में वही चीज देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं फटाक से। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ है, द्वीपीय देश है। जैसा कि आपने देखा अमेरिका के बगल में था। क्यूबा साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है, यानी कि वहां पे कौन सी विचारधारा चल रही थी? साम्यवाद चल रही थी। आगे 1960 के दशक में जब शीत युद्ध पूरे जोरों पर था तब सोवियत संघ को इस बात की आशंका थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने साथ में ना मिला ले, क्योंकि जो क्यूबा था वो इसके बगल में था, इसी वजह से। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं क्या हुआ। यद्यपि सोवियत संघ क्यूबा को हर प्रकार की सहायता देता था, फिर भी इससे वो संतुष्ट नहीं था। यानी कि हर सहायता देने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, उसको ये डर लगा रहता था कहीं वो आक्रमण ना कर दे। अंततः 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डा सैनिक अड्डा स्थापित करने के लिए वहां पे परमाणु प्रक्षेपात स्थापित कर दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1962 में क्यूबा के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने ये सोचा कि हो ना हो इसको सैनिक अड्डा बना देते हैं और इसको परमाणु हथियार सप्लाई कर देते हैं, वहीं पे रखेंगे। ठीक है, इस प्रक्षेपास्त्र के कारण अमेरिका पहली बार किसी देश के परमाणु हमले के निशाने पर आ गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये परमाणु बम ले देते हैं यहाँ पे तो जाहिर सी बात है जब चाहे तब आक्रमण कर सकते थे। यहाँ से देखो सोवियत संघ अगर आक्रमण करता अमेरिका पे तो उतना ज्यादा हमले का असर नहीं पड़ता जहां से क्यूबा से अगर करता तो ये दूर पड़ जाता, ये पास में पड़ जाता। अगर यहाँ से 1 गुना नुकसान होता तो अगर क्यूबा से करता तो 2 गुना नुकसान होता। ठीक है, तो इस वजह से अमेरिका में एक खलबली मच गई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार इस प्रक्षेपास्त्र के कारण अमेरिका पहली बार किसी देश के परमाणु हमले के निशाने पर आ गया था। इससे अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने अमेरिका के लड़ाकू बेड़ों को सोवियत संघ के लड़ाकू बेड़ों को रोकने का आदेश दे दिया और इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना पैदा हो गई। इसे क्या बोलते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। यानी कि संभावना पैदा हो गई कि लड़ाई होकर रहेगा। आई बात समझ? आगे युद्ध में अत्यधिक विनाश को देखते हुए दोनों देशों ने युद्ध न करने का निर्णय किया तथा सोवियत संघ ने अपने जहाजों की गति धीमी कर ली या तो वापस कर लिया। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं? क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इस वजह से इसको ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं अमेरिका का गठबंधन, अमेरिका का नाटो सीटो सेंटो, अमेरिका का गठबंधन नाटो सीटो सेंटो। मैंने बताया था अमेरिका ने 3 गठबंधन किया था, नाटो सीटो सेंटो।
ठीक है, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बना रखा है। फर्स्ट में मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रखा है, और जो इसका फर्स्ट पार्ट बना है उसमें मैंने पूरे चैप्टर का समरी दे रखा है। जाके उसको देख लेंगे तो आपको काफी हद तक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिन बच्चों ने देख लिया उनके लिए तो वेल एंड गुड है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। सीटो की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और सेंटो की 1955 में। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया था। सोवियत संघ ने भी, वो उसका नाम क्या था? 1955 में वारसा पैक्ट, ठीक है, वारसा पैक्ट बनाया था। आई बात समझ में? अब समझते हैं नाटो क्या है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। देखो किसी भी संगठन को याद करने के लिए, इनको संगठनों को याद करना बहुत इजी है। किसी भी संगठन को याद करने के लिए आपको 4 चीज पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। पहला चीज, कोई भी संगठन होगा वो फुल नाम से होगा नहीं, इस वजह से आपको क्या करना है, उसको फुल फॉर्म याद करके रखना है, उसका फुल फॉर्म। दूसरा चीज, उसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। तीसरा चीज, कितने देश हैं। और चौथी चीज जो है, उसका उद्देश्य क्या है। ये 4 चीज आपको कंपलसरी है और ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तो ध्यान रखिए इन 4 चीजों को। पहला फुल फॉर्म पढ़ेंगे, दूसरा स्थापना, तीसरा कितने देश है, चौथा उद्देश्य। इसी में आपका कोई भी संगठन हो सब कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख दो, मर्जी आपकी है। नाटो विश्व का एक क्षेत्रीय संगठन था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो हमने यहाँ पे देखो 2 चीज पढ़ लिया, फुल फॉर्म ये हो गया। स्थापना कब हुआ था? 1949 में हो गया। तीसरा, कुल कितने देश शामिल थे? तो यहाँ पे देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा पश्चिमी जर्मनी जैसे देश शामिल थे। और लास्ट में उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा कि अमेरिका के जितने भी ये संगठन बने हैं, इनका उद्देश्य क्या है? ये यहाँ पे कौन सी विचारधारा चलती थी? पूंजीवाद। तो इनका उद्देश्य क्या होगा? साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद को रोकना, बस यही चीज है। यानी कि इनका उद्देश्य साम्यवाद को रोकना तथा इनका उद्देश्य क्या होगा? पूंजीवाद को रोकना। बहुत ही इजी है, बस समझने का फेर है। समझ जाओ बच्चों, और आप लोग को जब चीजें समझ में आने लगेगी तो हमेशा याद रहेगी, और आपके लोग के नंबर तो काफी आएंगे, ठीक है। देखिए चीजें समझ में आ गई, ये हो गया। अच्छा, अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि हर एक संगठन का मिलता जुलता उद्देश्य होता है। हर एक संगठन का मिलता जुलता उद्देश्य होता है। कैसे होता है अभी मैं बताता हूं। नाटो संगठन के उद्देश्य, क्या उद्देश्य था? पहला, नाटो संगठन के सदस्य देश संकट की स्थिति में एक दूसरे देश को आर्थिक मदद देंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी संगठन बनाया जाएगा, उसमें अगर 5 देश हैं तो 5 देशों को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। अगर कोई स्थिति ऐसी पड़ जाती है कि किसी भी देश में मतलब कुछ संकट आ जाता है, तो ये जो 4 देश मिलके उस देश की सहायता करेंगे, ठीक है। तो ये लिखा है, नाटो संगठन के सदस्य देश संकट की स्थिति में एक दूसरे देशों को आर्थिक मदद देंगे। दूसरा, एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा, और इसी सभी देश मिलकर उसका क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। अर्थात कहने का मतलब है अगर 5 देश हैं तो इस पे अगर किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो सारे देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आगे, नाटो के सदस्य देशों के परस्पर आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। अगर मान लो इसमें 5 देश हैं और कुछ आपस में ही मतभेद हो गया तो बातचीत के द्वारा हल कर लो, लड़ाई झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है। तो ये हो गया। आगे, प्रत्येक देश अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्येक देश है ना, अपनी अपनी सेनाएं रखेगा, अपनी अपनी सेनाएं रखेगा। आई बात समझ? यही हो गए इसके उद्देश्य। और इसके ही उद्देश्य आप सीटो और सेंटो में भी लिख सकते हो, बशर्ते बात यह है कि जो नाटो है, नाटो के जगह पे आप क्या लिख दोगे? सीटो लिख दोगे या सेंटो लिख दोगे, मर्जी आपकी है, जिस भी संगठन के बारे में लिखना है आपको। आई बात समझ? तो ये परफेक्ट लाइन है। ये जितनी भी चीज मैं बता रहा हूँ 4-4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, और अगर ऐसे भी लिख के आ जाते हो आपके 4 में 4 नंबर मिलने ही मिलने हैं। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं सीटो। सीटो को क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ये होगी इसकी फुल फॉर्म की बात, ये होगी इसकी स्थापना, और ये होगी इसमें सम्मिलित देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड इत्यादि। अच्छा, एक चीज इसमें भी कॉमन चीज है, क्या? अमेरिका हर एक चीज में रहेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही तो बनाया है। एक देश तो आपको ऐसे ही मिल गया, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो अमेरिका तो नाटो, सीटो, सेंटो तीनों में आएगा, ठीक है। बाकी ब्रिटेन तो आपको पता है, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देश भी इसमें शामिल है। आगे, उद्देश्य क्या है? दक्षिणी पूर्वी
एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकना, यानी इसका उद्देश्य क्या है, साम्यवादियों को रोकना। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे नाटो का उद्देश्य था वैसे इसका भी उद्देश्य। आगे इसकी समाप्ति हो गई थी, कब हुई थी, 1977 में इसकी समाप्ति हो गई थी। आई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं सेंटो। सेंटो इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय संधि संगठन बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। सम्मिलित देश कितने, अमेरिका, इंग्लैंड, इराक, पाकिस्तान इत्यादि देश है। उद्देश्य क्या है, सोवियत संघ का विरोध करना। आरंभ में क्या हुआ था, 90 मतलब सेंटो की स्थापना कब हुई थी, इस चीज को समझते हैं। आरंभ में बगदाद समझौते के रूप में ये सामने आया था, जो कि किसके बीच में हुआ था, तुर्की और इराक के बीच में। तुर्की और इराक के बीच में एक बगदाद समझौता हुआ था और इसी की वजह से सेंटो का अस्तित्व आया था। ठीक है, आगे इसका स्टार्टिंग में नाम दूसरा था, केंद्रीय संधि संगठन था। आगे चल के इसका नाम क्या, मतलब स्टार्टिंग में इसका दूसरा नाम था, आगे चल के 1959 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, सेंटो रख दिया गया था। अर्थात 1959 में ईराक इस संधि संगठन से अलग हो गया और इसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, सेंटो पड़ गया। आई बात समझ में। तो ये जो चीज हो गई सेंटो के बारे में, तो नाटो सीटो सेंटो हमने पढ़ लिया। अब देख लेते हैं कि जो सोवियत संघ ने जो अपनी संगठन बनाई थी, अपनी जो संगठन बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका क्या है। तो उसने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। तो वार्सा पैक्ट को क्या बोलते हैं, वार्सा संधि संगठन भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। स्थापना 1955 में हुई थी, मैंने बताया था। नाटो सीटो सेंटो, जब सेंटो की स्थापना हुई थी तो वार्सा पैक्ट की भी स्थापना हुई थी, इस वजह से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, डेटों को आप ऐसे याद कर लो। आगे सम्मिलित देश, सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे सम्मिलित देश इसमें हैं। उद्देश्य क्या है इसकी, पूंजीवाद के विस्तार को रोकना। और इसकी समाप्ति कब हो गई थी, जब सोवियत संघ का अंत हुआ था। सोवियत संघ का अंत हुआ था, जो कि हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि अंत कैसे हुआ था। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखो, जब सोवियत संघ का अंत हुआ था तो इसकी भी समाप्ति हो गई थी, यानी कि वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया था। चीजें समझ में आ गई। अच्छा, ये हो गई सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं शीत युद्ध के दायरे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि ये ज्यादा पूछता नहीं है बट समझना आपको जरूरी है। दायरे क्या होते हैं, दायरे का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां पैदा हुई। दायरे का मतलब एक तरीके से यहाँ पे समझो कि लिमिटेशन। ठीक है ना, किसी भी चीज की लिमिटेशन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय ये है कि ऐसी कौन कौन सी स्थिति पैदा हुई थी जब लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ में क्या हो जाएगी, भिड़न हो जाएगी आपस में। ऐसी कौन कौन सी स्थिति थी जहां पे अमेरिका और सोवियत संघ में ऐसा लग रहा था कि भिड़न हो जाएगी। ठीक है, और दोनों पक्षों ने अपने अपने दायरे को समझा, अपने अपने लिमिटेशन को समझा और इस वजह से रुक गए। तो दायरे का मतलब ये हुआ। समझते हैं, शीत युद्ध के दायरे से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में विभाजित देशों के मध्य संकट के अवसर आए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा देश जिसपे अमेरिका का कब्जा है, कोई ऐसा देश जिसमें साम्यवाद का कब्जा है, या फिर हो सकता है कि कोई एक देश है, इसका डिवाइडेशन हो गया और ये अमेरिका के पक्ष में चला गया और ये साम्यवाद के पक्ष में चला गया, सोवियत संघ के पक्ष में चला गया। अब आपस में लड़ाई होने की संभावना पैदा हो गई, लेकिन इन दोनों देशों ने अपनी अपनी मर्यादा समझी। ठीक है, तो यही चीज है। शीत युद्ध के दायरे से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में विभाजित देशों के मध्य संकट के अवसर आए, युद्ध हुए और युद्ध होने की संभावना भी बनी, लेकिन बातें एक हद तक मतलब एक हद से अधिक नहीं बढ़ी थी। जैसे कौन कौन से जगह पे हुआ था, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में विस्तृत जनहानि हुई थी, यानी कि इसके लड़ाई के मौके भी आए थे, लड़ाई भी हुआ था लेकिन ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, इस वजह से इसको हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस इतना समझ जाते हैं कि थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई थी और इस वजह से दोनों देशों ने अपनी अपनी लिमिटेशन समझी और ज्यादा लड़ाई करने का जोखिम नहीं लिया। तो कौन कौन से देशों में दिखाई देता था, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में विस्तृत जनहानि हुई थी, परंतु विश्व परमाणु युद्ध से बच गया था, क्योंकि अमेरिका के पास भी परमाणु बम थे और सोवियत संघ के पास भी थे। इसमें 5 पॉइंट मैंने दिया है। कोरिया संकट, ठीक है, कोरिया संकट, कोरिया भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रखिएगा। कभी भी अगर कोई देश का विभाजन उत्तरी और दक्षिणी में हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी में, पहले पूरा पश्चिम की बात कर लेते हैं इसमें
अगर किसी भी देश का विभाजन पूरब और पश्चिम में हुआ है तो हमेशा जो पूरब वाला हिस्सा होता था ना वो किसके पास जाता था? सोवियत संघ के पास। और जो पश्चिम वाला हिस्सा जाता था वो किसके पास जाता था? अमेरिका के पास। याद रखिएगा, कभी भी अगर देशों का डिवाइडेशन होता था तो जो पूरब का हिस्सा होता था वो सोवियत संघ के पास जाता था और जो पश्चिम का जो हिस्सा होता था वो अमेरिका के पास जाता था। ये होता था, ठीक है। अच्छा, कभी कोई देश का विभाजन उत्तरी और दक्षिणी में हुआ तो उत्तरी का हमेशा एरिया किसके पास जाता था? सोवियत संघ के पास। और इसका एरिया यानी कि दक्षिणी का एरिया किसके पास जाता था? हमेशा अमेरिका के पास। ये बात याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही कोरिया संकट जब आया था तो कोरिया का डिवाइडेशन हो गया था। कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। एक था आपका ये उत्तरी कोरिया और एक था दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया किसके पास था? मैंने बताया ना, साम्यवाद के पास। और दक्षिणी कोरिया किसके पास था? अमेरिका के पास। आई बात समझ? तो वहां पे भी संकट की स्थिति पैदा हो गए थे, ठीक है। अच्छा, ये चीज मैं कैसे बोल रहा हूँ हमेशा के लिए, ये इस चीज को समझते हैं इस मैप के द्वारा। देखिए, ये जो है ये भारत हो गया अपना, और आपको पता है ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ, और ये है साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सोवियत संघ किस में? ईस्ट में है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो किसी भी देश का डिवाइडेशन होता है, इसका डिवाइडेशन होता है, ठीक है, सपोज, तो ये वाला हिस्सा किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। और ये वाला हिस्सा किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, है ना। इस वजह से मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। आई बात समझ? क्योंकि इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, तो उत्तरी कोरिया का भी सेम ऐसे ही हुआ था, जो दक्षिणी और उत्तरी में डिवाइड हो गया था। उत्तरी जो था सोवियत संघ के पास और दक्षिणी जो था अमेरिका के पास। अच्छा, ये भी एक तरीका हो गया दायरे का। दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट, ये कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। 1961 से लेकर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि पूरी स्टोरी मैंने बता ही दिया क्या क्या हुआ था। तो ये भी एक प्रकार का दायरा है जहां पे ऐसा लग रहा था कि आपस में भिड़ंत हो जाएगी, युद्ध हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तीसरा, सैनिक गठबंधनों का निर्माण। जैसे देखते हो कि नाटो सीटो सेंटो किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। इसके अलावा वार्सा जो संधि थी किसने बनाया? सोवियत संघ ने बनाया। तो यही है कि ये एक प्रकार की जो सैनिक का निर्माण था ये भी एक प्रकार का भिड़ंत है, क्योंकि जो मतलब जो अमेरिका के गठबंधन थे वो साम्यवाद को पिछाड़ना चाहते थे, और जो सोवियत संघ के गठबंधन थे वो पूंजीवाद देशों को पिछाड़ना चाहते थे। तो ये भी एक प्रकार के दायरे में आता है। इसके अलावा बर्लिन की दीवार, तो आप एक चीज समझ सकते हो, जो बर्लिन था, ठीक है, जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन का जो डिवाइडेशन हुआ था, बीचों बीच हिस्से में डिवाइडेशन हो गया था, एक दीवार चला दी गई थी, ठीक है। एक बन गया था पूर्वी जर्मनी, एक बन गया था पश्चिमी जर्मनी। तो पूर्वी जर्मनी किसके पास था? देखो मैंने बताया है, पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के पास, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के पास। तो ये भी एक प्रकार का भिड़ंत था जहाँ पे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, संकट देखने को मिला था। आई बात समझ में? इसके अलावा पांचवा, वियतनाम संकट, ठीक है। वियतनाम भी सेम दो हिस्सों में डिवाइड था, दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी में, जहाँ पे उत्तरी वियतनाम किसके पास था? सोवियत संघ के पास। दक्षिणी वियतनाम अमेरिका के पास। तो ये भी एक प्रकार का संकट था, इसमें भी थोड़े बहुत नोकझोंक हुए थे। तो ये था आपका दायरा, जहाँ पे हमने समझा कि विभिन्न ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई होने के चांसेस बहुत बढ़ गए थे। आई बात समझ में? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि पूछता है 6 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 6 नंबर में गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव पड़ी थी 1961 में पड़ी थी। अच्छा, गुट निरपेक्ष है क्या, पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए, देश दो हिस्सों में डिवाइड था, मतलब ताकतवर हिस्सों में। कौन कौन सा? एक था अमेरिका, दूसरा था साम्यवाद। अमेरिका जो था, जिसमें कौन सी विचारधारा चलती थी? पूंजीवाद। और इसमें कौन सी विचारधारा चलती थी? साम्यवाद। यही बात थी। अब जो छोटे छोटे नए देश जो स्वतंत्र हुए थे उनके पास दो चांस थे। एक तो अमेरिका के पास चले जाना, पूंजीवाद को अपना लेना, एक साम्यवाद के पास चले जाना। अब देखो यहाँ पे दिक्कत ये हुई थी कि अगर मान लो ये छोटे छोटे देश अमेरिका में चले गए तो अमेरिका के गुलाम बन जाएंगे, पूंजीवाद को अपना लिए थे। लेकिन अगर यही देश साम्यवाद में चले जाते हैं तो साम्यवाद के गुलाम हो जाएंगे, यानी कि सोवियत संघ के गुलाम हो जाएंगे। अब इन देशों के पास कोई चांसेस था नहीं, इनसे दुश्मनी कोई मोल ले नहीं सकता था। इसमें जाएंगे तो ये मतलब अटैक कर सकता था, इसके पास जाएंगे तो ये अटैक कर सकता था। बहुत दुविधा वाली चीज थी, ठीक है। तो इसी सब चीजों को, जैसे भारत जैसे देशों की बहुत दुविधा वाली चीज थी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे देशों ने डिसाइड किया क्यों ना हम एक संगठन बनाते हैं और हम भी मजबूत हो जाएंगे, ना हम अमेरिका में जाएंगे ना सोवियत संघ में जाएंगे, हमारा एक अलग गुट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जो अलग अलग देश थे इन्होंने मिलके
एक गुट का निर्माण किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं NAM, ठीक है, या गुट निरपेक्षता बोल दे या फिर NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है ना। तो यही है आपका नाम। इसकी स्थापना हुई थी, इसका जो सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, ठीक है। और उसके बाद 1962 में क्या होता है, इसकी स्थापना पूरी अच्छे तरीके से हो जाती थी। हालांकि इसको ही माना जाता है पहले सम्मेलन को ही, ठीक है। आपको क्या लिखना है, 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था और आगे ये स्टार्ट हो जाता है आपका गुट निरपेक्षता। आई बात समझ में। तो ये थी। अब समझते हैं कि किन किन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना, यानी कि छोटे छोटे देश थे कौन से। गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी देश द्वारा या अन्य देशों द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होना, अर्थात कहने का मतलब ये ना अमेरिका में शामिल होना ना साम्यवाद में शामिल होना है। इनसे दूरी बनाए रखनी है, इनसे दूरी बनाए रखनी, ठीक है। उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना, अर्थात ना तो हम अमेरिका के कामों में टिप्पणी करेंगे ना तो हम साम्यवाद के कामों में टिप्पणी करेंगे। हाँ, लेकिन ये अगर गलत करते हैं ना तो हम रोकेंगे जरूर, ये भी गलत करेंगे तो रोकेंगे जरूर, लेकिन अगर सही करते हैं तो साथ भी जरूर देंगे। तो ये चीज इनका नियम था गुट निरपेक्षता का, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। दूसरा, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन कब हुआ था, 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। और गुट निरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जहां तक संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं, इनसे अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी युद्ध हुए। आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो जहां पहले भी युद्ध हुए हैं और आगे आने वाले चांसेस में यानी कि भविष्य में होने की संभावना भी है, तो इस वजह से हम इन गुटों से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, इन गुटों से अलग रहेंगे। चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, तो 5 देशों ने मिलकर स्थापना की थी। कौन कौन से थे इनके संस्थापक देश, याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जाता है। तो गुट निरपेक्षता की जो स्टार्टिंग की थी जोसेफ ब्रास टीटो, ये थे यूगोस्लाविया के, याद करके रखना, जोसेफ ब्रास टीटो यूगोस्लाविया के, ये हैं यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो। भारत के थे जवाहरलाल नेहरू, जो इनको आप जानते हो, ठीक है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा गमाल अब्दुल नासिर जो कि कहाँ के थे, मिस्र के थे। डॉक्टर सुकर्णो ये कहाँ के थे, इंडोनेशिया के थे। और इसके अलावा बामी एंड क्रूमा ये कहाँ के थे, आपके घाना के थे। चीजें समझ में आ गई। यानी कि 5 देशों ने मिलकर इस चीज की स्टार्टिंग की थी। जोसेफ ब्रास टीटो यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू भारत, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के, डॉक्टर सुकर्णो ये हो गए आपके इंडोनेशिया के, बामी एंड क्रूमा ये हो गए आपके घाना के। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद करके रखना, ये 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। बाकी इसकी उद्देश्यों की चर्चा हम करेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी अभी तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 3rd पार्ट में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें वीडियो कैसी लगती है, ठीक है, बाय।